हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के पेपर के, जो कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2025 में। यहाँ देख सकते हैं कि 21 जनवरी 2025 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है ये पेपर 1 का, जो आपके आने वाले दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम जो जनवरी 2026 में है, तो उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या इसमें है। और ये पेपर 1 के टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट का 5 क्वेश्चन जो है डीआई का क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। इसको हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें कि और भी हमारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है पेपर 1 के और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के पेपर जो हमने कराए हैं वो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट 5 क्वेश्चन डीआई का है, इसको देख सकते हैं। इसको अभी इस वीडियो में स्किप करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो डीआई छोड़ करके बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। वहाँ पे क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन 6 नंबर है कि निम्नलिखित के वर्ण आरेख निरूपण की विषय वस्तु में क्या सही है। सभी महान वैज्ञानिक कॉलेज स्नातक है, कुछ पेशेवर एथलीट कॉलेज स्नातक है, इसलिए कुछ पेशेवर एथलीट महान वैज्ञानिक है। इसमें बताना है कि इसके अकॉर्डिंग जो है कौन से वर्ण आरेख इस विषय वस्तु को सही सही डिनोट करता है, ठीक है ना। वर्ण डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को कौन सा फॉलो करता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि ओवरलैपिंग भाग में एसपीएम का केवल एक क्षेत्र होता है। दूसरा है ओवरलैपिंग भाग में एसपीएम का केवल एक क्षेत्र होता है। तीसरा है केवल एसपीएम क्षेत्र को रेखांकित करता है। और चौथा है प्ले एसपीएम और एसपी-एम के दो क्षेत्रों के बीच जू पर एक्स रखे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसको समझा दे रहे हैं। वेन डायग्राम से यहाँ पे बना करके दिखाया हुआ है कि सभी महान वैज्ञानिक जो है क्या है, कॉलेज स्नातक है। तो महान वैज्ञानिक ग्रेट साइंटिस्ट को जीएस समझ ले। और उसके बाद वो सभी क्या है, कॉलेज ग्रेजुएट, यानी कॉलेज ग्रेजुएट मतलब सी और जी, ठीक है, सी जी है यहाँ पे। और फिर क्या कर रहा है, कुछ पेशेवर एथलीट जो है पीए वो कॉलेज स्नातक है। तो पेशेवर एथलीट कॉलेज स्नातक कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी और ए हो जाएगा। इस वेन डायग्राम को देखेंगे तो इसको अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मैथ का क्वेश्चन है। इसको देख सकते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का है कि एक व्यक्ति ए बी दूरी का 3/5 भाग 3a की गति से तथा शेष 2b की गति से तय करता है। यदि वह बी से ए तक जाता है तथा समान समय 5 सेकंड की गति से वापस आता है, तो इसमें कौन सा इक्वेशन जो है वो सही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डिस्टेंस कर लेंगे, डी इक्वल टू वी टी फार्मूला लगा करके फिर उसको ऐसे बैलेंस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले हम लोग। तो क्या है कि टाइप ऑफ सैम्पलिंग दिया हुआ है और उसका एक तरफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, विवरण, उसमें पहचानना है। देखिए इसका जो है कि पेपर 1 का थोड़ा सा लैंग्वेज जो है हिंदी में ज़्यादा क्लिष्ट शब्द हो जाता है, तो प्रयास कीजिएगा कि इंग्लिश वाले वर्ड को ही समझें, क्योंकि ये आसान हो जाता है उसके अपेक्षाकृत, हिंदी के अपेक्षाकृत आपको समझने के लिए। वैसे यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा क्या है, जैसे रैंडम सैम्पलिंग से ही आपको अगर थोड़ा मोड़ा भी आइडिया हो तो किसी भी चीज़ को रैंडमली पिक आउट करना, तो रैंडम कहीं से भी सैंपल उठा लिए, उसमें कोई इफ बट नहीं किए। उसके बाद दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, ठीक है। तीसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग और चौथा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के मतलब इस नेम से ही पता चल रहा है इसमें कुछ सिस्टम बना होगा, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक। आप इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। पहला है कि डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप दैट आर इंडिविजुअली मोर होमोजेनस देन द पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग फ्रॉम ईच ऑफ देम। दूसरा डिस्क्रिप्शन है, उसी को हिंदी में यहाँ दिया हुआ है। दूसरा है कि सिलेक्टिंग एवरी nth इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति का चयन करना। तो ये आपको पता चल रहा है ना कि एक सिस्टम फॉर्मेट क्रिएट जा रहा है कि मतलब 5वें पद को, फिर उसके बाद जो 5वां पद आएगा उसको उठाना है, सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद 5 नंबर पे लेंगे, फिर 5वां आगे का क्या 10 नंबर पे लेंगे, 15वां लेंगे, 20 लेंगे। तो एक सिस्टम से सेलेक्ट कर रहा है। तीसरा है सैम्पलिंग इज यूज व्हेन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर ग्रुप विच शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। चौथा है इक्वल चांस फॉर ऑल पार्टिसिपेंट, सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसका राइट आंसर जो है ई का 4 नंबर है, इक्वल
चांस किस में मिलेगा, जहाँ पे रैंडम हम लोग सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है ना। तो इससे साफ पता चल रहा है कि रैंडम सैम्पलिंग में सभी के एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है सिलेक्ट होने का, उसमें कोई भेदभाव नहीं। अगर 5 का पैटर्न बना दें हम तो सीधे 5 जाएगा, ठीक है। एक के बाद मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 5वां जो आएगा वो होगा, बीच का 4 गायब, फिर 10 होगा, फिर बीच का 4 गायब। तो ये मतलब सब प्रतिभागियों के लिए समान अवसर नहीं हुआ। और जहाँ रैंडम है किसी को भी आ सकता है, तो वहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। तो ए का 4 नंबर हो गया। फिर उसके बाद एक था सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तो इसको देखिए, इसको 2 नंबर में दिया था। मैं इसको पढ़ने के दौरान ही बता दिया था कि सिलेक्टिंग एवरी nth इंडिविजुअल जो है यहाँ पे एक सिस्टम बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम सैम्पलिंग। इसी 2 ऑप्शन से आप अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं यहाँ पे। फिर है अगला है रीजनिंग है, इसको देख सकते हैं कि 16 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, 64, 36, 27 और 49। तो यहाँ पे देखिए आप, किसी चीज़ का स्क्वायर है, फिर क्यू है, ठीक है ना, फिर स्क्वायर है, ऐसे कर कर के यहाँ पे डिफरेंस निकालिएगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा आपको। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यू है, ठीक। फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर है, फिर ये क्या है, 4 का क्यू है, फिर इसके बाद 6 का स्क्वायर है, 3 का क्यू है, 7 का स्क्वायर है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाले में जाएंगे तो घटते जा रहा है, ऊपर वाला में बढ़ते जा रहा है। तो 2 का क्यू हो जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण के निम्नलिखित घटकों को तरंगदैर्घ्य का सही बढ़ता क्रम क्या है। व्हाट इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन। पहला है विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, माइक्रोवेव, तीसरा है इंफ्रारेड और रक्त किरणें, और चौथा है पैरावैग्निक किरणें। तो यहाँ आप लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है, घटकों के सही बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे कम जो है सौर विकिरण का किसका होता है, परावैग्निक किरण का तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक। तो ये आ जाएगा 1 नंबर पे। फिर उसके बाद जो है क्या आता है, विजिबल लेंथ आता है 2 नंबर पे। फिर उसके बाद आ जाएगा इंफ्रारेड, ठीक, 3 नंबर पे। और माइक्रोवेव सबसे कम हो जाएगा। तो ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ते क्रम है, ठीक है ना, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसकी वेधन क्षमता नहीं समझिएगा, वो अलग होता है। फिर है आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तरंगदैर्घ्य का यहाँ रेंज भी दिया हुआ है कि परावैग्निक किरण का तरंगदैर्घ्य जो है 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होता है। और रक्त का जो है 700 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। फिर यहाँ पे माइक्रोवेव का 1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर दिया हुआ है और उसका क्या मीनिंग है उसको समझना है। चलिए पहले देखते हैं कि किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर दिया है। पहला है सेमेंटिक बैरियर, दूसरा है फिजिकल बैरियर, तीसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर, चौथा है कल्चरल बैरियर। यानी हम लोग जो संचार करते हैं, बातचीत करते हैं, अपना संचार का जो माध्यम है उसमें क्या क्या बाधाएं आती है उसको कम्युनिकेशन बैरियर कहा जाता है। और उसके कुछ प्रकार बांटे गए हैं, तो उन्हीं प्रकारों का यहाँ दिया हुआ है और उसका क्या मीनिंग होता है उसमें वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या इजी लग रहा है, फिजिकल बैरियर को पहचानना, साइकोलॉजिकल बैरियर को भी पहचान सकते हैं और कल्चरल बैरियर को भी पहचान सकते हैं, ठीक। तो देखिए फिजिकल बैरियर क्या हो सकता है, ऑप्शन पढ़िए, शब्द या वाक्यांश में गलतफहमी नहीं, शोर या दूरी, नॉइज़ और डिस्टेंस, ठीक है, इमोशन और एटीट्यूड, चौथा है डिफरेंस इन सोशल और सामाजिक मानदंडों में अंतर। तो आपको लग रहा है ना कि हम किसी भी कम्युनिकेशन में ज़्यादा नॉइज़ वहाँ पे उत्पन्न कर देंगे, ज़्यादा दोनों के बीच सेंडर और रिसीवर के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस कर देंगे, उसका कम्युनिकेशन संचार आवाज़ पहुँचेगा ही नहीं। तो ये क्या होता है, ये फिजिकल बैरियर है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है साइकोलॉजिकल बैरियर में आएंगे तो यहाँ पे इमोशन और एटीट्यूड का इमोशन और एटीट्यूड का यूज़ करके इसमें बैरियर उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा।
फिर आएगा कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर में क्या होता है, सामाजिक मानदंडों में अलग अंतर हो जाता है कि इंडिया का कल्चर क्या है और अमेरिका का कल्चर क्या है, तो फिर दोनों में कम्युनिकेशन में ये बैरियर उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तो हम लोग को टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ भी कभी कभी करना पड़ जाता है, या फिर अगर इंग्लिश समझते भी है तो वर्ड के प्रोनाउंसिएशन करने के तरीके में अंतर हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ हो गया। फिर बचेगा ये, तो ये ABCD क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है शब्दार्थ बता, शब्दों या वाक्यांशों में गलतफहमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, उसको देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दावा सही है। चलिए चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। पहला दावा है कि जैन लोग स्मृति को वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा है लोगाचकी भास्कर वैशेषिक वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्मृति के पक्ष में नहीं है। तीसरा है न्याय स्मृति को वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। चौथा है मीमांसक स्मृति को वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि जैन धर्म के लोग जो है वो स्मृति को वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी जो स्मृतियाँ हैं उनको वो वैलिड मानते हैं, ठीक है ना। स्मृति जो है सो वैलिड नॉलेज सोर्स है, उनको वो मानते हैं जैन धर्म। ये क्वेश्चन है आपके इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है। पेपर 1 के सिलेबस में UGC नेट में दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। थोड़ा सा ये बोरिंग ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन क्या कीजिएगा, इसको ध्यान में रखना है। देखिए जैन स्मृति को वैध ज्ञान स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन वे इसे प्रत्यक्ष ज्ञान के बजाय अप्रत्यक्ष के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जैन तर्कशास्त्रियों का मानना है कि स्मृति स्वयं ज्ञान के रूप में सामने आती है, जो स्वयं प्रकाशित होती है। जैन दर्शन ज्ञान के 3 प्रमुख साधन को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, अप्रत्यक्ष जिसे धारणा कहते हैं, अनुमान यानी तर्क, शब्द यानी शास्त्रों का ज्ञान, ये तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर कि आधिकारिक कक्षा प्रबंधन शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आधिकारिक कक्षा प्रबंधन शैली, ठीक है, क्या है, अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल, इसको देखना है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि यह छात्रों को स्वतंत्र विचारक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन फिर भी प्रभावी निगरानी प्रदान करता है। दूसरा है यह प्रतिबंधात्मक और दंडात्मक है। तीसरा यह छात्रों को थोड़े से समर्थन के साथ काफ़ी स्वायत्तता देता है। चौथा है शिक्षक छात्रों को दिखाते हैं कि वे जानते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, आधिकारिक कक्षा प्रबंधन प्रणाली, ठीक है ना। ये अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल है। इसमें क्या होता है कि छात्र को जो है स्वतंत्र विचारक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर प्रभावी निगरानी रखा जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दिया हुआ एक तरफ टूल दिया हुआ है और उसका यूज कहाँ पे होता है। तो चलिए देखते हैं। ये ICT का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन रहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 5 क्वेश्चन पूछना है, कभी 1 2 कम हो सकता है। ट्रेलो है, दूसरा है माइंड मास्टर है, तीसरा एडू पजल है, चौथा है PHET, ठीक। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले पहचानना आपको आसान हो जाएगा, नाम के अकॉर्डिंग जो है वह एडू पजल और माइंड मास्टर को पहचान सकते हैं। तो देखिए एडू पजल जो है वो क्या होता है, ये इंटरेक्टिव वीडियो कंटेंट क्रिएशन फॉर असेसमेंट, फर्स्ट डे वाला हो जाएगा ये, ठीक है, उसको करता है। और फिर उसके बाद जो है एक माइंड मास्टर जो है, माइंड मास्टर क्या होता है, ये माइंड में क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है और वहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्रिएटिंग माइंड मैप कोलैबोरेटिवली टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़। तो इस हिसाब से हम लोग 2 ही ऑप्शन से देखते हैं एलिमिनेट करने का, कि सी का 1 और बी का 4, सी का 1 बी का 4 और सी का 1 बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ, इसके एक्सप्लेनेशन को। ट्रेलो जो है वो परियोजना प्रबंधन और कार्य ट्रैकिंग में इसका उपयोग किया जाता है। माइंड मास्टर का जो है वह विचारों के ब्रेनस्टॉर्म के लिए सहयोगी रूप से माइंड मैप बनाया जाता है। एडू पजल में जो है वो मूल्यांकन के लिए इंटरैक्टिव वीडियो सामग्री निर्माण किया जाता है। और चौथा PHET जो है वो मज़ेदार इंटरैक्टिव अनुसंधान आधारित सिमुलेशन है, ठीक। तो
तो अब फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्क एडी का सबसे बड़े से सबसे छोटे तक का सही क्रम क्या है। अच्छा, ये नेटवर्क एरिया दिया हुआ है, आप लोग जैसे कि पढ़ सकते हैं। वान जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये क्या होता है, वान जो है, हाँ वान जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना। पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक। तो इसका क्या कर रहा है, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ। तो सबसे छोटे यहाँ देख सकते हैं कि पैन होता है हमारा, ठीक है ना, पैन। तो इस हिसाब से हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बी और डी तो होगा नहीं। अब बचा ए और सी। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क उससे जस्ट बड़ा होता है, ठीक है ना, किससे, पैन से जस्ट बड़ा होता है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, सी और डी एक साथ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर दिया हुआ है इसका। ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, ये बड़े एरिया को कवर करता है। फिर उससे छोटा MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया आ जाता है। फिर उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है। और सबसे छोटा क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मालवेयर का एग्जांपल दिया हुआ है और किस टाइप के मालवेयर हैं उसका मिलान करना है। देखिए पहला है कि WannaCry, दूसरा है स्टक्स, ये भी ICT का क्वेश्चन है, स्टक्स ने। तीसरा है एमोटेट, चौथा है पेगासस। और उधर मालवेयर का प्रकार दिया हुआ है ट्रोजन, वार्म, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। देखिए आपको इधर से समझ में आ जाएगा, मालवेयर का टाइप ध्यान में आ जाएगा और उसकी क्या एग्जांपल है उसको समझना है। जैसे कि ट्रोजन, रैंसमवेयर के बारे में भी जानते हैं लोग, ठीक है ना। तो रैंसमवेयर काफ़ी फेमस है। तो रैंसमवेयर का क्या हो जाएगा हमारा एग्जांपल, रैंसमवेयर का एग्जांपल इमोटेट होता है, इमोटेट ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा, ठीक। नहीं सॉरी, एक मिनट, रैंसमवेयर जो है रैंसमवेयर वो जाएगा आपको ए में, WannaCry में, ठीक है। रैंसमवेयर ए में जाएगा, कहाँ पे, WannaCry में, ठीक। उसके बाद जो है वार्म, जो है वार्म, ये स्टक्सनेट में जाएगा, ठीक। और ये ट्रोजन जो है, ट्रोजन ये एमोटेट में जाएगा। और बचा क्या, स्पाईवेयर, ये भी काफ़ी फेमस है, पेगासस जो है वो स्पाईवेयर का एग्जांपल है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि डैश एक कक्षा जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक पाठ्य पृष्ठभूमि के छात्र एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परियोजना के विभिन्न भागों में सहयोग करते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो उसे जो है जिक्सो क्लासरूम के रूप में जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर जो है। एक कक्ष जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परियोजना के विभिन्न मार्गों में सहयोग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जिक्सो कक्ष कहा जाता है, जिक्सो क्लासरूम के रूप में जाना जाता है। अब इसको ऐसे याद ही रखना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है, समझते समझते पता चल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा के लाभों की पहचान कीजिए। पहला है स्वगति से सीखना, सेल्फ पेस लर्निंग। दूसरा है स्टूडेंट कैन स्टडी एनीवेयर, छात्र कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तीसरा है हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ लैब, प्रैक्टिकल वर्क का व्यवहारिक अनुभव होता है। फ्लेक्सिबिलिटी टू ज्वाइन डिस्कशन इन द बुलेटिन ब्रॉड थ्रेडेड डिस्कशन एरिया एट एनी आवर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंप्यूटर आधारित शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा के लाभ, ठीक है ना। ऑनलाइन शिक्षा के क्या लाभ है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे सी ऑप्शन पढ़िए, क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला या व्यवहारिक कार्य का व्यवहारिक अनुभव। तो लैबोरेटरी वर्क प्रैक्टिकल करने के लिए ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है ना। और उसका वो भी व्यवहारिक अनुभव हमें हो जाए तो इसमें पॉसिबल नहीं है, उसके लिए फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत होगा। तो ये तो ऑप्शन सी पहले ही छट जाएगा।
ठीक। बाकी बचा क्या, स्वगति से सीखना सीख सकता है छात्र कहीं से भी अध्ययन, ये तो सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है। और चौथा बचा क्या कि किसी भी समय बुलेटिन ब्रॉड थ्रेडेड चर्चा क्षेत्रों में चर्चा में शामिल होने की लचीलापन। ये बात सही है, कहीं भी है किसी भी समय जो इसका टाइम फिक्स किया गया उस समय शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि मैं घर हूँ वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा तो इस टाइम पे नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, जो कि एग्जैक्ट दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जब विरोधी पक्ष की स्थिति को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके सही तर्क को कमज़ोर किया जाता है तो इस भ्रांति को क्या कहा जाता है। ये फैलेसी का क्वेश्चन है, ये काफ़ी पूछता है आपके पेपर 1 में। ये आप अलग बैकग्राउंड से तो नहीं समझ में आएगा थोड़ा स्टार्टिंग में, लेकिन प्रयास कीजिएगा तो हो जाएगा। फैलेसी में क्या है कि इसको समझना रहता है कि इसमें किस तरह की फैलेसीज है, किस तरह की समस्या है, इसमें भ्रांति है। कथन को समझना है कि जब विरोधी पक्ष की स्थिति को जानबूझ करके गलत तरीके से प्रस्तुत करके सही तर्क को कमज़ोर किया जाता है। जब विरोधी पक्ष किसी भी बात पे अपना पक्ष रख रहा है, उसका विरोध किया, तो उसको जानबूझ करके उसके सही तरीकों को भी, सही तर्क जो दे रहा है वो अपना, उसको कमज़ोर करना है, क्योंकि वो हम जान रहे हैं कि उसके बात को नहीं मानना है भाई। तो इसमें किस तरह की भ्रांतियाँ होती, फैलेसी, तो इसको बोला जाता है द रेड हेरिंग फैलेसी। इस हिसाब से राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुणात्मक डाटा विश्लेषण में चरणों के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। डेटा को व्यवस्थित करना, ठीक है। दूसरा है डेटा को कोड करना। तीसरा है थीम और पैटर्न की पहचान करना। चौथा है निष्कर्षों की व्याख्या करना। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है ये हमारा क्रम वहीं दिया हुआ ही है। डाटा को कोड, पहला क्या था कि एक मिनट, हाँ, डेटा को व्यवस्थित करना। किसी भी चीज़ को पहले हम डेटा को क्या करेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे, फिर उस डेटा को कोड करेंगे, ठीक है। और डेटा को जब कोड कर लेंगे तो थीम और पैटर्न की पहचान करेंगे, और जब पहचान हो जाएगा तो फिर हम उसके निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे, और निष्कर्ष हमारा सबसे लास्ट में आता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्रम जो है वो सही क्रम दिया हुआ है डेटा विश्लेषण का, तो इस हिसाब से ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सही कथन चुनना है। पहला कथन दिया हुआ है कि रसायन विज्ञान में पीएचडी एक पेशेवर डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है। दूसरा है शिक्षा में पीएचडी एक पेशेवर डिग्री है। तीसरा है एलएलएम में एक पेशेवर डिग्री है। एलएलएम जो होता है लॉ में मास्टर डिग्री करना, ठीक है ना। तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, पेशेवर। और चौथा है एम फार्मा एक गैर पेशेवर डिग्री है। पांचवा है एमएससी कंप्यूटर विज्ञान एक पेशेवर डिग्री है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ए नंबर जो ऑप्शन है कि केमिस्ट्री में पीएचडी प्रोफेशनल डिग्री है, ये गलत हो जाएगा। वो प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। शिक्षा में भी पीएचडी ये भी नहीं है। एलएलएम लेकिन जो है लॉ में अगर मास्टर डिग्री करते ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। आप उसको लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना वकालत कर सकते हैं, कहीं भी खोल सकते हैं किसी भी एथी में, तो ये एक प्रोफेशनल। और एम फार्मा भी एक प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल कर इसलिए गलत हो जाएगा। एमएससी कंप्यूटर विज्ञान एक प्रोफेशनल डिग्री, ये भी कथन गलत है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ए दिया हुआ है तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है कि जल कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन की शक्ति को निम्न संदर्भ में मापा जाता है। जल में कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन की शक्ति को कैसे मापते हैं। उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा से, टोटल कैलोरीन से, प्रतिक्रियाशील क्लोरीन से और शुद्ध क्लोरीन से, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि उसमें जो क्लोरीन की मात्रा उपलब्ध होती है उससे मापते हैं कि जल कीटाणुनाशक है। अगर क्लोरीन की मात्रा कम होगी तो उसमें क्या हो जाएगा कि कीटाणुओं की संख्या, मात्रा अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 का। उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो वो है कि इंस्टीट्यूशन संस्था है, फिर उसको डोमेन क्षेत्र दिया हुआ है। ये हायर एजुकेशन एक यूनिट है, 5 नंबर वहाँ से भी रहता है। तो उससे क्वेश्चन है NIEPA
ICSSR, NAC, AICTE। तो इसमें तो आप लोग कुछ जानते ही होइएगा, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो AICTE जानते होइएगा क्या होता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। यानी बीटेक एमटेक जो करते हैं ये सब AICTE से ही अप्रूवल कॉलेज होता है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देना है, ये एक हो जाएगा। नैक जो है हम लोग को कॉलेज का क्या करता है, कॉलेज कम या यूनिवर्सिटी का नैक से मान्यता प्राप्त करना पड़ता है, तो ये क्या करता है, उच्च शिक्षा को मान्यता प्राप्त करता है। ठीक, उसके बाद ICSSR जो है इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, इसका फुल फॉर्म ही होता है ICSSR का, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। तो ये सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देता है चौथा में। और NIEPA जो बच्चा वो क्या हो जाएगा, शिक्षा योजना प्रबंधन हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, B का 4, C का 2, D का 1, B का 4, C का 2, D का 1, B का 4, C का 2, D का 1, ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP का उदाहरण है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट का उदाहरण कौन सा है। पहला है कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड, तीसरा है डाइऑक्सिन, चौथा है फ्यूरॉन। इस 4 ऑप्शन में से पहचानना है कि POP का कौन सा ये उदाहरण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल और डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन, ये 3 जो है वो क्या है, POP का उदाहरण है। कि अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP आधारित कार्बन आधारित रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। ये मनुष्य और वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों में पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि PIB क्या होता है, फेमस है, सबको ही जानता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। PIB का न्यूज़ फैक्ट चेकिंग जो काफ़ी फेमस है और इसके न्यूज़ को ऑथेंटिक माना जाता है, इसको क्या कहते हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। नेक्स्ट है हमारा कि अकॉर्डिंग टू वेदांत व्याप्ति के अनुसार कौन सा इसमें कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि तादित्म्य यानी आवश्यक पहचान का परिणाम है, दूसरा है सरल गणना द्वारा प्रेरण का परिणाम है, तीसरा है तदुत्पत्ति कारण का परिणाम है, चौथा है 2 जीवों के बीच संबंध के विरोधाभासी अनुभव का परिणाम है। तो किसके अकॉर्डिंग, तो वेदांत व्याप्ति के अनुसार सोचना है। तो उसके अनुसार जो है सरल गणना द्वारा प्रेरण का परिणाम है, सरल गणना द्वारा प्रेरण का परिणाम है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एरोसेल पार्टिकल्स है और उसका क्या साइज होता है, उसको मिलान करना है। ठीक है, तो मोटे कण यानी कोर्स पार्टिकल, उसके बाद है रेस्पिरेबल पार्टिकल श्वसनीय कण, फाइन पार्टिकल महीन कण, और चौथा है अल्ट्रा फाइन पार्टिकल यानी अति सूक्ष्म कण। यहाँ आपको खुद पता चल रहा होगा कि अल्ट्रा फाइन जो है पार्टिकल, ये इसमें सबसे कम माइक्रोन का होगा। वो कहाँ पे दिया हुआ है, 0.1 माइक्रोन सबसे छोटा है। फिर उससे जस्ट बड़ा क्या होगा, फाइन पार्टिकल यानी महीन कण, तो 0.1 से बड़ा क्या है 2.5 यानी D का 1, C का 4। देखते हैं D का 1, C का 4, D का 1, C का 4। ऑप्शन नंबर D का 1 2 ठो में दे दिया, ठीक है ना, 2 ठो में दे दिया। चलिए फिर देखते हैं, उससे ऊपर में जाएंगे हम लोग। अब बचा कोर्स मोटे कण और श्वसनीय कण। तो मोटा कण सबसे ज़्यादा होगा, तो E का सबसे ज़्यादा वाला कौन सा होगा, 10 माइक्रोन हो जाएगा, ठीक है ना। तो E का 2, तो E का 2, C का 4, D का 1 किस ऑप्शन में है हमारा, तो पहले ही ये 2 ऑप्शन कट गया है। ठीक, बचा है A और D, तो इसमें A का 2 A नंबर में है। इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। देखिए मोटा कण जो है 10 माइक्रोन से कम का होगा, B में जो है 10 माइक्रोन से बड़ा होगा, सॉरी, और B में जो है श्वसनीय कण ये 10 माइक्रोन से छोटा होगा। C का जो है फाइन पार्टिकल महीन कण 2.5 माइक्रोन से कम होगा, और चौथा जो है अति सूक्ष्म कण ये 0.1 माइक्रोन से भी छोटा होगा।
तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन 1857 में स्थापित विश्वविद्यालय की सूची में त्रिक का हिस्सा नहीं था। देखिए 3 ठो विश्वविद्यालय जो है 1857 में स्थापित किया गया था, तो आपको याद होगा कि कौन था। एक था बॉम्बे में, ठीक है, दूसरा मद्रास में और तीसरा कोलकाता में। जैसे कि 3 ठो पहले हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था, इन्हीं तीनों जगहों पर बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, उसी तरह 3 ठो विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया 1857 में, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, जिसमें से इलाहाबाद नहीं था, ये बाद में स्थापित हुआ। तो इसमें जो नहीं था वो पूछना है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का कि देख सकते हैं कि 2 कंटेनर में अनुपात दिया हुआ है, फिर उसको मिलाता है, मिश्रण का है, देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैथ का है कि रवि 5 इंच एक आकार से कागज़ पर है, उसको बनाता है, फिर वो MB फाइल साइज यहाँ निकाल सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, वेरिएबल। तो ये टॉपिक, ये जो एक यूनिट होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही पढ़ना है और इसका यूज जो है PhD में चलकर होता है। तो लेकिन क्वेश्चन रहता है तो समझना तो पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कि चरों को मापन के लिए प्रयुक्त पैमाने के आधार पर अलग अलग डिग्री के साथ सटीकता के साथ मापा जा सकता है। दूसरा है वे मानसिक छवियां हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है। तीसरा है वे अवधारणाएं हैं। चौथा है वे व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होने वाली धारणाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ चर वेरिएबल जो है वो क्या होता है, चरों के मापन के लिए प्रयुक्त पैमाने के आधार पर अलग अलग डिग्री के साथ सटीकता के साथ मापा जा सकता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेरिएबल के बारे में। ठीक, दूसरा है कि स्मृति में सूचना के उपयोग न होने के कारण उसका नष्ट हो जाना क्या कहलाता है। द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेमोरी थ्रू इट्स नॉन यूज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो वो डीके, क्षय कहलाता है। क्षय मतलब जानते ही है किसी भी चीज़ का नुकसान होना, तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे डेंड्राइट्स का इसमें है, तो ये न्यूरॉन के भाग होते हैं जो अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर मांग परीक्षा प्रणाली की विशेषताएं हैं। देखिए ऑप्शन है परीक्षा की अधिक कठोर योजना, दूसरा है कदाचार या अनुचित साधनों की अधिकतम संभावना, तीसरा है इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से विकसित एक विशेष सॉफ्टवेयर, चौथा है यह छात्रों और शिक्षकों के कार्यभार को कम करता है, पांचवा है 6 महीने की अंतिम अवधि की परीक्षाओं की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमको जो हो जाएगा, क्या कहता है एक बार देख लेते हैं कि गैर मांग परीक्षा प्रणाली, गैर मांग परीक्षा प्रणाली, इसको समझना होगा कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम की विशेषताएं हैं। ये इसका हिंदी ट्रांसलेट गलत हुआ है, इंग्लिश समझिए, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है ना, डिमांड के हिसाब से एग्जामिनेशन सिस्टम को बनाया जाना, तो परीक्षा को अधिक कठोर योजना होगा, नहीं गलत हो जाएगा। दूसरा कदाचार या अनुचित साधनों की अधिकतम संभावना रहेगी, नहीं गलत, कदाचार मुक्त होना चाहिए। तीसरा है इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से विकसित एक विशेष सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही, ताकि काम को जो है एक जगह से मॉनिटर किया जा सके कहीं से भी। चौथा है यह छात्रों और शिक्षकों के कार्यभार को कम करता है, बिल्कुल सही। पांचवा है 6 महीने की अंतिम अवधि की परीक्षाओं की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल सही, ये भी सही हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी, डी, ई तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सी, डी, ई, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वो गैर मतलब नहीं समझिएगा, ऑन डिमांड ही है, ऑन डिमांड पढ़ कर करिए तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक विविधता पर सम्मेलन CBD के संदर्भ में पार्टियों के सम्मेलन का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। यानी कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP वाज शेड्यूल्ड इन कोप जानते हैं ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP25, COP COP25, COP21, ठीक है ना, उसी के बारे में पूछ रहा है कि इसका पहला जो है
वो जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो बाहामास में हुआ था। फैक्ट है, याद कीजिए इसको। इसका जो है बहुपक्षीय उद्देश्य क्या है, जैविक विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों के टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना। फिर है आनुवंशिक साधनों के उत्पन्न होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप में साझा करना। ठीक है, और इस पे पहली कॉप जो है, पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1994 में नसाउ बहामास में आयोजित किया गया था, बहामास में। ठीक, उसके बाद देखेंगे पहला कह रहा है 35 क्वेश्चन में कि निम्नलिखित को स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित। ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और हायर एजुकेशन रिलेटेड एक यूनिट है, इससे 5 क्वेश्चन आता है। क्योंकि आप अब हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, कल को प्रोफेसर बनेंगे नेट क्वालिफाई करके, तो ये नॉलेज रखना ज़रूरी है। देखिए पहला है कि तक्षशिला, दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तीसरा है नालंदा विश्वविद्यालय, चौथा है पुष्पगिरी, पांचवा है नवद्वीप। इसमें स्थापना के क्रोनोलॉजी में सजाना है तो जानते हैं कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, वो हमारा तक्षशिला है, जो अभी भारत में नहीं है, पहले था, पाकिस्तान में चला गया। दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तीसरा है नालंदा। तो तक्षशिला के बाद में अगर कोई सबसे पुराना है तो वो कौन सा है, नालंदा आता है। लेकिन उससे भी पहले जो है हमारा क्या आ जाएगा, पुष्पगिरी आ जाएगा, फिर नालंदा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला नालंदा जिला में बिहार के हैं, और विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिला में है। ठीक, उसके बाद नवद्वीप सबसे लास्ट में आ जाएगा, इसका नवद्वीप नया है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं कि हाँ बी दिया हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है लगभग 6वीं शताब्दी में, इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। पुष्पगिरी जो है 3री शताब्दी ईस्वी में हुआ, और नालंदा जो है 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ, और विक्रमशिला जो है 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ, नवद्वीप जो है 11वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि परिणाम या प्रभाव चर क्या कहलाते हैं। द आउटकम ऑफ द इफेक्ट वेरिएबल आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ये वेरिएबल पढ़ना है आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में, तो उसी का एक प्रकार है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे पूछ रहा है कि वो क्या कहलाते हैं, परिणाम या प्रभाव वाले चर, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पढ़ाई के लिए छात्र क्या होते हैं, परीक्षा के अंकों को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, दिया गया समय जो है वो उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सरकार की समिति 1945 ने भारत के 4 अलग अलग शहरों में उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी। कौन सी सरकार समिति ने भारत के 4 अलग शहरों में उच्च तकनीकी संस्था के लिए, तो ये मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA जो है इसने किया हुआ था। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरकार समिति जो 1945 में बना था, उसने भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थान की स्थापना की सिफारिश मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA के पैटर्न पर की थी। इस सिफारिश के परिणाम स्वरूप IIT स्थापित किया गया, जितना भी IIT कॉलेज है वो सब। नेक्स्ट देख सकते हैं 38 नंबर की पारस्परिक संचार क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन भी एक यूनिट है, उसको भी पढ़ना है। 10 यूनिट टोटल है, और प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 10 बचे 50 क्वेश्चन रहेंगे आपको पेपर 1 में। तो देखिए इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल, 2 ठो कम्युनिकेशन में पढ़ना है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया, इंटरपर्सनल। ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट फेस टू फेस, प्रत्यक्ष आमने सामने, दूसरा है विथ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह द्वारा, तीसरा है बड़ी संख्या में अज्ञात व्यक्तियों के साथ, चौथा है बिटवीन 2 पर्सन, 2 व्यक्तियों के बीच, पांचवा अपने भीतर या आत्म संचार। ठीक है, तो इसमें जो है ई नंबर जो ऑप्शन दे रहा है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रापर्सनल के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, इंट्रापर्सनल के एग्जाम्पल है वो, ये इंट्रापर्सनल इसको बोलते हैं। तो ई नंबर होगा नहीं, एक ऑप्शन छट गया। फिर उसके बाद जो है पहला देखते हैं कि इंटरपर्सनल, 2 व्यक्ति जब आमने सामने होते हैं तब होता है। ठीक, तो ए सही हो जाएगा। उसके बाद बी जो है विथ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह द्वारा, ऐसा नहीं होता है। इसमें बड़ी संख्या में अज्ञात व्यक्तियों के साथ, बिल्कुल सही।
तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, अज्ञात व्यक्तियों के साथ नहीं होगा जी। दो व्यक्तियों के बीच इंटरपर्सनल पारस्परिक, अगर इस वर्ड को भी पकड़ सकते हैं तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं दो व्यक्तियों के बीच, तो ए और डी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक सिद्धांतों का कालानुक्रमिक क्रम में सजाया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द नॉर्मेटिव थ्योरी। देखिए नेट एग्जाम की एक खास बात है कि बुक का राइटर नेम हो या मतलब बुक पब्लिकेशन ईयर हो या और भी इस्टेब्लिशमेंट का ईयर हो, इस सब में जो है आपको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने का क्वेश्चन आता ही आता है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले किस प्रकार का सिद्धांत आया, लिबर्टेरियन थ्योरी, ठीक है, फिर इसको सोवियत मीडिया थ्योरी, तीसरा अथॉरिटेरियन थ्योरी सत्तावादी सिद्धांत, चौथा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी यानी सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो देखिए सबसे पहले जो है सत्ता आया, सत्तावादी सिद्धांत आया, ठीक, उसके बाद जो है स्वतंत्र, इस सत्ता ने उसको गुलाम बनाया, फिर उसके स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे के सिद्धांत उत्पन्न हुए, उसके स्वतंत्रतावादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके आवाज़ को उठाने के लिए, दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया सिद्धांत का आया, तो वो कहाँ से है, सोवियत से है, तो सोवियत मीडिया संघ 3 नंबर पे हो जाएगा। और चौथा नंबर पे जब ये सब हुआ तो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न की गई और इसके लिए एक सिद्धांत आया जो सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत कहलाता है, ये कि 4 नंबर में हो जाए। तो इस हिसाब से अरेंज कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर डेट से भी याद करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं आप लोग, इसको स्किप करके चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वसनीयता और वैधता के बारे में सही कथन की पहचान करें, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला कथन दिया हुआ है कि विश्वसनीयता निरंतरता को मापती है, विश्वसनीयता निरंतरता को मापती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। दूसरा है कि वैधता सटीकता को मापती है, वैलिडिटी मेजर एक्यूरेसी, ये भी सही है। रिलायबिलिटी ऑल्सो इंश्योर वैलिडिटी, विश्वसनीयता वैधता भी सुनिश्चित करती है, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जिस पर विश्वसनीयता हो, रिलायबिलिटी हो, वैलिड हो ही। चौथा है इंटर रेटर रिलायबिलिटी इज यूज टू कंपेयर रिजल्ट बिटवीन डिफरेंट स्टडीज़, ये भी गलत है कि अंतर रेटर विश्वसनीयता का उपयोग विभिन्न अध्ययनों के बीच परिणाम की तुलना करने के लिए किया जाता है, गलत। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें आंसर क्या दिया हुआ है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग कि आईसीटी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आईसीटी के बारे में हमारा कथन जो है वो क्या है। पहला है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल डोमेन पथ और संसाधन को निर्दिष्ट करता है। दूसरा है www वेब ब्राउज़र पर सामग्री को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तीसरा है एक वेबसाइट आमतौर पर एक ही विषय या थीम पर वेब पेजों का एक संग्रह है। चौथा है एक वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जिसमें सॉफ्टवेयर होता है जो OCR फाइलें उपलब्ध कराता है। तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर जो है URL जो है उसके लिए लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी 4 जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL प्रोटोकॉल डोमेन पथ और संसाधन को निर्दिष्ट करता है, बिल्कुल सही। दूसरा है वेब ब्राउज़र www पर सामग्री को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही। तीसरा है एक वेबसाइट आमतौर पर एक ही विषय या थीम पर वेब पेजों का एक संग्रह, ये बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हमारा आंसर जो है ABC हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ABC प्रथम ऑप्शन में ही दिया हुआ है, यानी ए इज़ राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कैसे इसमें A B दिया हुआ है, D वो बढ़ते जाएगा, आप इसको ऐसे नंबर ऑफ प्लेस करके ऐसे फिर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि
चतुर्थ आकृति में EIO मोड से निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है ना, मोड ऑफ फिगर है तो ये भी पढ़ना है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। पहला है कि अविभाजित मध्य पद, दूसरा है मध्य पद दोनों आधारों में विषय के रूप में प्रकट होता है, तीसरा है निष्कर्ष का विधेय वितरित है, चौथा है मध्य पद प्रमुख आधार में विधेय के रूप में प्रकट होता है, चौथा है निष्कर्ष अपने किसी भी पद को वितरित नहीं करता है। तो इसके लिए जो है हमारा ऑप्शन जो है वो 2 ऑप्शन सही है, बाकी नहीं अनुमान लगाया जा सकता है। कौन लगाया जा सकता है? निष्कर्ष का विधेय वितरित है, ये बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि मध्य पद प्रमुख आधार पर विधेय के रूप में प्रकट होता है, ये भी सही, यानी सी और डी होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है सी एंड डी, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मोड एंड फिगर के लिए। देख सकते हैं सी और डी, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हमारा वो है कि नेट न्यूट्रलिटी वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सभी इंटरनेट डैश के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, किसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए? तो वो डेटा के साथ किया जाना चाहिए। और ये कहता कौन है? तो ये नेट न्यूट्रलिटी सिद्धांत कहता है। ठीक है ना, नेट न्यूट्रलिटी थ्योरी जो है वो कहता है कि जिस सभी इंटरनेट डाटा के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पैसेज आ गया, तो अगर आप मास्टर किए तो इसको तो आप खुद से कर सकते हैं, इसको बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 46 से लेकर 50 तक इसमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के पेपर 1 जो कि एग्ज़ाम 21 जनवरी 2025 को शिफ्ट 1 में हुआ था, उसके सभी 50 क्वेश्चन को देखें। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।